Hello everyone, welcome to Curiosity Learning. Today we are going to start with the chapter Chemical Reaction and Equation, which is the first chapter of class 10th. Let's start without wasting our time. सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है. 6-7 से हम पढ़ते ही आ रहे हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होते हैं. देखो, फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंजेस होता है जहाँ पे ओरिजिनल सब्सटेंस क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देता है. और वो जो न्यू सब्सटेंस बनेगा ना, उसके पास अपनी खुद की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में रस्टिंग दे रखा है. अब रस्टिंग में क्या होता है कि एक आयरन की आर्टिकल मैंने ली और उस आयरन की आर्टिकल ली और उसको मैंने एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज कर दिया, तो उसको में आप देखोगे कि कुछ दिन में रस्टिंग हो जाएगी उसकी. तो अब आप उसकी प्रॉपर्टीज़ और एक आयरन की प्रॉपर्टीज़ को मिलाओगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी. है वो आयरन की आर्टिकल ही, बट उस पर रस्ट आ चुका है, इसलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ चुके हैं. इसलिए क्या हो गया, वहाँ पे केमिकल चेंज हो गया है. तो केमिकल चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे क्या होता है, सब्सटेंस अपनी जो सब्सटेंस होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, वो अपनी नेचर को, आइडेंटिटी को लूज कर देता है और एक केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर देता है, नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म कर देता है, जहाँ पे उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है और डिफरेंट होती है ओरिजिनल से. मतलब विद डिफरेंट प्रॉपर्टी ये आता है. डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी इसकी. किससे होगी? ओरिजिनल सब्सटेंस से. डिफरेंट प्रॉपर्टी किससे होगी? ओरिजिनल सब्सटेंस से. इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी. ठीक है, यही होता है हमारा केमिकल चेंज. और केमिकल चेंज जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ये जो है इरिवर्सिबल होता है. अगर एक चीज़ कभी बन गई तो वो वापस दोबारा वो बन नहीं सकती. ठीक है, मतलब अगर जैसे कि आयरन के आर्टिकल में अगर रस्ट आ गया, उसके बाद फिर वो चेंज आयरन के आर्टिकल में फिर से दोबारा नहीं हो सकती. ठीक है, तो केमिकल चेंज कैसे एक ऐसा चेंज है जो कि इरिवर्सिबल है. तो हम इसको क्या लिखेंगे? इरिवर्सिबल चेंज. इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है. और हमारा जो फिजिकल चेंज होता है ना, वो रिवर्सिबल चेंज होता है. अभी हम इसको पढ़ेंगे तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी क्यों है ये रिवर्सिबल. ठीक है, तो जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है. यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, केमिकल कंपोजिशन. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात की, जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना, वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन में चेंज आती है. ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं फिजिकल चेंज के बारे में. फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी, जहाँ पे मैटर तो चेंज होता है, मतलब उसका जो स्टेट वगैरह, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैटर चेंज हो रहा है, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है. वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही. उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा. हम लोग फिजिकल चेंज कैसे करते हैं? हम लोग टेम्परेचर को अप डाउन करके या स्टेट में चेंज लाकर उसको हम लोग फिजिकल चेंज करवाते हैं. ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें केमिकल आइडेंटिटी में चेंज नहीं आता है, और या फिर हम लोग कह सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं आता है. और फिजिकल चेंज को हम लोग कैसे करते हैं? टेम्परेचर को अप डाउन करके या स्टेट में चेंज लाकर हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं. और केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, केमिकल कंपोजिशन में चेंज आती है, और जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ओरिजिनल से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है. ठीक है, यही होता है हमारा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर क्लास 10th, विच इज़ केमिकल रिएक्शन. अब देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है एक नई सब्सटेंस में. या हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोग केमिकल चेंज पढ़ते हैं ना, कि केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कि एक सब्सटेंस दूसरे नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. वैसे ही केमिकल रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस है ना, वो नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. इसके डेफिनेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है केमिकल चेंजेस को. जहाँ पे केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होगी. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोसेस दैट इन्वॉल्व
इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करती है? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज को इन्वॉल्व करती है। उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो, जो रिएक्टेंट्स जो होती है ना वो स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है, और जो प्रोडक्ट्स होता है वो नया सब्सटेंस जो फॉर्म होता है रिएक्शन के बाद उसको बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा Mg और प्लस O2। हमारे एनसीईआरटी बुक में, क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में पहला जो रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है वो यहीं दे रखा है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अभी ये वाला जो इक्वेशन मैंने लिखा है, केमिकल इक्वेशन, इसको मैं अभी लिखना भी सिखाऊंगी कैसे इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, ये जो मैग्नीशियम है, Mg यहाँ पे मैग्नीशियम है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ये जो Mg है वो मैग्नीशियम है, ये जो O2 है ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, और उसके बाद ये जो MgO बना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब देखो, ये जो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब देखो, यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना, ये वाला जो चीज़ है हमारा, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये जो है हमारा, ये जो है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? हमारा रिएक्टेंट्स हो गए। ये रिएक्टेंट्स है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट्स है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और जो राइट हैंड साइड बने हैं वो है हमारे प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारा ये हो गया रिएक्टेंट। जो Mg है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये हमारा रिएक्टेंट है, और MgO जो हमारा नया प्रोडक्ट बना है, वो हमारा नया सब्सटेंस बना है, वो हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मतलब जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है ना वो नया सब्सटेंस होता है, न्यू सब्सटेंस होता है, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस होता है, न्यू सब्सटेंस। और ये जो रिएक्टेंट है हमारा, जो वो ओरिजिनल सब्सटेंस जिसको हम लोग कहते हैं, ओरिजिनल सब्सटेंस हमारा होता है रिएक्टेंट। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है हमारा रिएक्टेंट है, और जो हम नया सब्सटेंस बना है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो यही होता है हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, और जो राइट हैंड साइड होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी वही लिखा है, जो रिएक्टेंट है वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट होता है वो न्यू प्रोडक्ट होता है, न्यू सब्सटेंस होता है, जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंडिकेटर्स या फिर हम लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, की हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। तो हम लोग कैसे देखेंगे? अगर चेंज हो रहा होगा कलर में, अगर कलर में चेंज हो रहा होगा तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। गैसेस की इवोल्यूशन हो रही होगी, अगर गैसेस बाहर निकल रहे होंगे तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। प्रेसिपिटेशन अगर फॉर्म हो रही होगी तो वहाँ पे भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। स्मेल भी आती है। देखो, कलर के लिए अगर हम बात करें कि कलर किस में चेंज होता है, तो बहुत सारी ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे आप
और केमिकल चेंज, केमिकल में जो है वो चेंज इन कलर देख सकते हो, टेम्परेचर में चेंज देख सकते हो। अब देखो टेम्परेचर में आप दो टाइप में चेंज देख सकते हो। देखो टेम्परेचर में एक ऐसा हमारे पास आता है रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारा रिलीज होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है जब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगी कि ये जो रिएक्शन होते हैं जहाँ पर हीट अब्जॉर्ब या रिलीज होती है उसको भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक हमारा होता है एक्सोथर्मिक, एक हमारा होता है एंडोथर्मिक। अभी बस मैं आपको बता रही हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर हुआ है तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक आएगा, मतलब प्रोडक्ट जो बना है उसके साथ हीट रिलीज हुई है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और जब हम लोग रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं उसमें अगर हम हीट दे रहे हैं तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे हीट दी है, रिलीज नहीं हुई है। रिलीज होगा तो एक्सोथर्मिक होगा, और अगर हमने दी है या हम वो एब्जॉर्व कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक बोलेंगे। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ गैस की बात करें तो ये कहाँ होता है। देखो बहुत सारे रिएक्शन में इवोल्यूशन होता है गैस का। जैसे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, जब हम लोग किसी भी एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ तो वहाँ पे हमने पढ़ा है एक एसिड बेसिस साल्ट में 7th में कि वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, H2 गैस इवॉल्व होता है। तो कोई भी हमने एसिड ले लिया HCl और जिंक ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई तो मेरे पास क्या आया, एक सॉल्ट आया ZnCl जो कि एक सॉल्ट है, और प्लस हमारा क्या हो गया, साथ में क्या इवॉल्व हुआ, H2 गैस इवॉल्व हुआ। इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम लोग अपवर्ड एरो से शो करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इवोल्यूशन जब भी हम शो करेंगे तो अपवर्ड एरो से शो करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हम शो करेंगे तो अपवर्ड एरो से शो करेंगे। ठीक है, तो ये अपवर्ड एरो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे इवोल्यूशन हो रही है गैस की, इसलिए मैंने यहाँ पे अपवर्ड एरो लगाया है। ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, Zn प्लस HCl जब रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा जिसको हम लोग जिंक क्लोराइड बोलते हैं, और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलेगा H2 जो कि इवॉल्व कर रहा होगा, H2 मिलेगा जो कि इवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी भी होती है जहाँ पे फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन मतलब वहाँ पे किसी ना किसी कलर में वहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। देखो फॉर एग्जांपल इसका एक रिएक्शन है मेरे पास, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट जब एक साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है। देखो जब पोटेशियम आयोडाइड है वो रिएक्ट हुआ, और पोटेशियम आयोडाइड जब एक साथ रिएक्ट होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें एक लेड आयोडाइड मिलता है साथ में, और साथ में क्या मिलता है, पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। देखो इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो कि अभी हम रिएक्शन के टाइप्स जब पढ़ेंगे तो अभी इसको पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तब तक याद रखो कि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका तब भी एग्जांपल ले लेंगे, और अभी भी देख लेते हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो पोटेशियम नाइट्रेट है, जब पोटेशियम आयोडाइड है, जब लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो वो एक लेड आयोडाइड बनाता है, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट भी बनाता है। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना वो कलरलेस होता है, एकदम पानी की तरह होता है। वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। और ये इसके साथ जो एक सॉल्ट बनता है पोटेशियम आयोडाइड, उसमें एक येलो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, प्रेसिपिटेशन को हम लोग डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं। और ये रिएक्शन एग्जाम में बहुत आती है, ये रिएक्शन
एग्जाम में पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन आएगी, कौन सा रिएक्शन है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे येलो कलर का प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ। अब पूछोगे कैसे फॉर्म होता है, तो देखो मैंने ये देखो ये बीकर लिया है, एक बीकर ले लिया। ठीक है, अब बीकर में मैंने मानो यहाँ तक जो है, यहाँ तक सोल्यूशन है किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। यहाँ तक सोल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, ये पूरा फिल है पोटेशियम नाइट्रेट का है, जो कि कलरलेस है। ठीक है, इसके अंदर येलो कलर की प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगी। कैसे होगी, ये देखो ऐसे नीचे ऐसे करके एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगी। ये जो प्रेसिपिटेशन होगी उसी को हम लोग बोलेंगे येलो कलर की प्रेसिपिटेशन है, ये येलो कलर की प्रेसिपिटेशन है। और ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी लेड आयोडाइड है। ठीक है, यही हमारा है एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन का। ये हमारा हो गया प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल। और प्रेसिपिटेशन को हम किस एरो से शो करते हैं, डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैस को अपवर्ड से और प्रेसिपिटेशन को डाउनवर्ड से, और प्रेसिपिटेशन को डाउनवर्ड एरो से। अब है चेंज इन स्मेल। जो किसी किसी रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि स्मेल में भी चेंजेस आ जाती है, जैसे कि किसी किसी में पंजेंट स्मेल आती है, किसी किसी में रोस्टन एग की स्मेल आती है। तो बहुत सारे केमिकल्स से बहुत सारे स्मेल आते हैं, जैसे विनेगर की स्मेल भी आती है बहुत सारे केमिकल्स में से। मेनली आप अगर केमिस्ट्री लैब जाओगे, वहाँ पे रिएक्शन करोगे, तो वहाँ पे आपको विनेगर की स्मेल देखने को मिलेगी, वहाँ पे पंजेंट स्मेल देखने को मिलेगी, एक रोस्टन एग वाली स्मेल देखने को मिलेगी। तो ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे स्मेल भी होता है, बट आप इसको बहुत सारे रिएक्शन में देख सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी कौन सी, पंजेंट स्मेल और विनेगर वाली। ठीक है, अब हम चलते हैं केमिकल इक्वेशन पे। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, केमिकल इक्वेशन हम लोग एक केमिकल रिएक्शन हमें गिवन है, उसको हम लोग उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि केमिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और फॉर्म कर रहा है वाटर। ठीक है, वाटर फॉर्म कर रहा है। जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग H लिख सकते हैं, जो हमारा हाइड्रोजन है उसको हम लोग H लिख सकते हैं, H। ऑक्सीजन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में O लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो 2 लिखेंगे। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या होते हैं, तो आपको याद होगा। और ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी 2 देंगे हम। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। अब जो वाटर बना, हमें पता है वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये फॉर्म हो गया। अब इसको मैंने, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैंने इस तरह से इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको मैंने किया है, तो ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है ना, इसी को हम लोग कहेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और प्लस में ये जो है क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो अगर मैं एक ऐसे लिखती मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो थोड़ा टाइम लगता। लेकिन अगर मैंने जब ये वाला लिखा MgO O2 जो है MgO देता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, इस तरह से लिखूंगी तो कम टाइम लगेगा और ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्म में किसी भी
रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। एक बार हम इसको एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, जो substance that undergo chemical change in the reaction, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गए रिएक्शन के अंडरगो चेंज में गए, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड था रिएक्शन में, तो वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। ये मैंने अभी बताया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या थे, वो रिएक्टेंट थे, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो वर्ड इक्वेशन है वो शो चेंज करता है, मतलब द वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जो वो वर्ड इक्वेशन होता है हमें दिखाता है कि जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया, एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, और उनके बीच में एक एरो होता है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखो ये हमारा रिएक्टेंट है और बीच में एरो शो कर रहा है कि एक नया प्रोडक्ट बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिएक्टेंट है ना वो कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में LHS साइड में प्लस साइन के साथ, क्या किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। अब क्या है कि सिमिलरली जो प्रोडक्ट है वो भी RHS के साइड में है, और प्लस साइन के साथ अगर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं तो प्लस साइन के साथ लिखा जाता है। और ये जो एरो है ना, हेड पॉइंट जो प्रोडक्ट के साथ कर रहा है, ये जो एरो है वो शो करता है कि प्रोडक्ट बन चुका है, और शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस है कि जो ये एरो है वो प्रोडक्ट की तरफ फेस करता है और हमें डायरेक्शन दिखाती है किस रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो किस तरफ प्रोसीड हो रही है। अब देखो जो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ H2, सॉरी यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, H2 प्लस ऑक्सीजन, अगर मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो मेरे पास H2O आया। अब ये जो एरो है ये दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में जो है हमारा रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। अगर मैं इसी को ऐसा बना दूं और इसको ऐसा बना दूं तो ये क्या शो करता है, ये वाला सिंबल क्या शो करता है, इसका मतलब है कि प्रोसेस जो है, ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। ये जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, ये शो करता है जो प्रोसेस है ना वो रिवर्सिबल है। ये क्या शो करता है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। हम H2O से ये भी बना सकते हैं, इसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ के, और ये भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बैलेंसिंग पे, ठीक है। अब देखो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है, उसमें देखो जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट और जो राइट साइड के जो एटम होते हैं ना वो दोनों इक्वल होते हैं। वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो इक्वल होते हैं इन नंबर ऑफ एटम्स। किस में इक्वल होते हैं, एटम्स के नंबर में वो इक्वल होते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने गिवन है। इसका सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है H2O का। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंबाइन होके वाटर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यहाँ पे 2 लगा है। ये अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 2 है, तो 2 से आगे वाले कोफिशिएंट को, ये जो आगे वाला है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, ऑक्सीजन है, इनटू करेंगे कितने से, जो यहाँ पे होगा 1 से करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हमारे पास ऑक्सीजन है। अब देखो
अब हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट के साइड भी यही है, क्या प्रोडक्ट के साइड भी हमारे पास 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। हमने अभी निकाला था ना कि जो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कैसे आया 2 × 2 करके, और यहाँ पे 2 है हमारे पास ऑक्सीजन, कैसे आया 2 × 1 करके। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट के साइड क्या सही है। ये हाइड्रोजन जो है हमारा, जो हाइड्रोजन आया 4 आया और ऑक्सीजन हमारा कितना आया 2 आया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे भी है 2 × 2, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 × O, यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो मतलब ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये हम बैलेंसिंग सीखेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसमें पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन वगैरह करेंगे बैलेंसिंग पे। अभी हम पढ़ लेते हैं कि बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंसिंग क्या होता है, जो दोनों तरफ जो लेफ्ट और राइट साइड, जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के साइड जो वो होगा हमारा एटम, नंबर ऑफ एटम होगा वो इक्वल होगा। ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है ये आपको पता ही है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड है। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। ठीक है, ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, टाइप ऑफ रिएक्शंस पे आते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हम 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़ते हैं। हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और साथ में हम लोग एक और रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि हमारा होता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके लिए नया होगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम करेंगे कवर सबसे लास्ट में। सबसे पहले हम लोग इस चारों रिएक्शन को जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, 2 सब्सटेंस एक साथ रिएक्ट करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, और एक ही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। 2 सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट ओनली। यहाँ पे सिर्फ वन प्रोडक्ट ओनली बनेगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन तो हो रहे होंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा सिर्फ एक ही बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ओनली 1 प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, एक बार हम इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहला टाइप है हमारा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये जो है हमारा क्या है, देखो जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट हुआ वेगरसली विथ वाटर, प्रोड्यूस किया स्लेक्ट लाइम, जिसको स्लेक्ट लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछा। एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है कि कैल्शियम लाइम जो स्लेक्ट लाइम है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर हम लोग कह सकते हैं केमिकल नेम क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, स्लेक्ट लाइम मतलब केमिकल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अभी मैंने बताया अगर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। अब देखो क्या हो रहा है, जब मैंने कैल्शियम ऑक्साइड दिया जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, तो याद क्या करना है, पॉइंटर्स टू रिमेंबर हियर क्या है, CaO, इसका जो नाम है क्विक लाइम, ये याद करना है, क्विक
क्विक लाइम याद करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। और हमें क्या याद रखना है कि स्लेक्ड लाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है वो भी याद करना है। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम ये भी एमसीक्यू में पूछ दिया जाता है। तो स्लेक्ड लाइम हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रिएक्शन पढ़, ये रिएक्शन हो गई हमारी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है वाटर के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्रोडक्ट को हम लोग स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट बने, एक ऐसा रिएक्शन जहाँ सिंगल प्रोडक्ट बने, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, याद कर लेना। अब देखो एक फैक्ट है, हमें याद रखना पड़ेगा। देखो अब जो स्लेक्ड लाइम है, यहाँ पे जो स्लेक्ड लाइम फॉर्म हुआ वो क्या था, स्लेक्ड लाइम क्या था, CaOH का होल ट्वाइस क्या था, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, ये जो स्लेक्ड लाइम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, यूज किस में होता है कि वाइट वॉश में, वॉल के वाइट वॉश में यूज होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लोली जब रिएक्ट कर जाता है, किसके साथ, स्लोली रिएक्ट करता है किसके साथ, CO2 के साथ। कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट कर जाता है स्लोली CO2 के साथ, तो वो क्या फॉर्म कर देता है, एक थिन लेयर कैल्शियम और कार्बोनेट का फॉर्म कर देता है वॉल के पास। जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है ना, वो दो या तीन दिन में क्या हो जाता है, वाइट वॉश पे क्या एक शाइनी फिनिशिंग दे देता है। और इससे क्या होता है कि जो वॉल है बहुत ही ज़्यादा शाइनी दिखती है, ठीक है। और एक और चीज़ बात है याद करना है, अगर आपको एग्जाम में एक MCQ में पूछ दे कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मास के मार्बल्स के लिए, वो होता है CaCO3, ठीक है। तो पॉइंटर्स इसमें क्या याद करना है, देखो हमें याद क्या करना है, देखो जब CaOH का होल ट्वाइस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है रिएक्ट होता है CO2 से, तो वो क्या बनाता है, वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना देता है। और साथ में क्या बनाता है, H2O भी बनाता है। अब देखो ये याद रखना कि क्या बनाता है और किससे क्या मिलता है, ठीक है। और एक और चीज़ की जो CaCO3 है वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला है मार्बल्स के लिए, मार्बल्स का केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है सॉरी यहाँ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला है किसके लिए, मार्बल्स के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। और इसमें शाइनी फिनिशिंग देता है, वाइट वॉश के लिए यूज होता है, ये भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में आपको देगा कि एक एक्स केमिकल है जो कि वाइट वॉश के लिए यूज होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि किसके लिए यूज होता है, उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्वेश्चन देगा। यहाँ पे टेक्स्ट में भी एक क्वेश्चन है तो वो हम करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि एक ही कंपोनेंट, एक ही सिंपल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है,
एक ही सिंपल सब्सटेंस जो है ब्रेक होता है CaO और प्लस O2, मतलब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ब्रेक हो रहा है दो कंपोनेंट में, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 दे रहा है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा, लेकिन दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। इसके डिकम्पोजिशन बिल्कुल ही उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ये क्यों होता है, ये भी एग्जाम में आता है क्यों होता है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वो एक ही सिंपल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है, वन कंपाउंड ब्रेक इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक ही जो है एक ही जो रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, इसलिए वो अपोजिट है बिल्कुल। अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो एक ऐसे रिएक्शन होता है जहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, इसलिए वो उसने क्या किया, जिंक ने इसको Cu को डिस्प्लेस करके यहाँ पे दे दिया है और रिजल्टेंट खुद यहाँ पे आ गया है। इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ये देखो, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि सबसे जो पहले आएगा वो आएगा हमारा पोटेशियम। जो सबसे पहले गया वो पोटेशियम है, फिर सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड। उसके बाद हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो ये आपको याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है करने के लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म होता है। अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होती हैं। यहाँ पे जैसे एक शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर सकते हैं। देखो, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रही है, लेकिन हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल को हटा देना। अब देखो, आप एक चीज कर सकते हो यहाँ पे, आप तो ये देखो, अभी आपके लेवल पे एक चीज कर सकते हो आप, सोडियम, बेरियम, पहला मेटल उठा लो, Na2, Na उठा लिया, Ba उठा लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से 2 मत उठाना, मतलब यहाँ के जो आयंस वगैरह मत उठाना है, बस एक यहाँ पे से उठा लो। अब देखो, ये वाला जो है SO4 वो इसके पास भेज दो, और जो Cl2 है वो Na के पास भेज दो। तो मैंने यहाँ पे Cl जो है इसका बेरियम का लगा दिया, और जो Na का जो था वो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो, वही प्रोडक्ट बना जो कि मैंने बनाया, वही प्रोडक्ट है। तो अब आपको बस बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंस कर देना, काम खत्म। यही होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लिख देना, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड है, उनके बीच अगर आयंस की एक्सचेंज हो रही है तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती है, बेरियम सल्फेट और किसकी, सोडियम सल्फेट की। तो ये NCERT में दिए रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टॉपिक पे। देखो, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हम लोग देखते हैं कि एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की और लॉस हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का। एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की और लॉस हो रहा है हमारा हाइड्रोजन का। रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल होता है ऑक्सीजन का और गेन होता है हाइड्रोजन का। हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो, ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन में OX आता है और ऑक्सीजन में भी OX आता है, तो O4, या फिर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं O4 ऑक्सीडेशन, O4 ऑक्सीजन, यानी एडिशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? एडिशन हो रही है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज, वो भी ऑक्सीडेशन ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? एक तो हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। रिमूवल क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर रिमूव हो रहा है तो वो रिडक्शन है, गेन हो रहा है हाइड्रोजन का तो वो रिडक्शन है, ठीक है। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? एडिशन एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। जो अगर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर किसी भी दोनों एक साथ किसी एक रिएक्शन में हो रही हो तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास उसका,
देखो मेरे पास उसका एक एग्जाम्पल है, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखो H2O सॉरी H2 प्लस O2 H2O, ये क्या है बताओ, रिडक्शन है या ये रिडक्शन रिएक्शन है क्या? सोचो, गेस करो, है क्या ये? गेस करो। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की एडिशन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब देखो इसका मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल लेके बताती हूँ, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में ये रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये देखो CuO प्लस H2O, Cu बना और प्लस वो भी H2O वाली भी जो रिएक्शन थी ना, वाटर फॉर्म वाली, वो भी एक रिडॉक्स रिएक्शन ही है, बट ये इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, मतलब रिमूवल हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट के साथ Cu सिर्फ आ रहा है, O नहीं आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और इसको हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, ये जो H2O के साथ रिएक्ट हुआ और फिर यहाँ पे O है ही, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हुई है, कोई रिडक्शन नहीं हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हुई है, ऑक्सीडेशन ही हुई है। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और दोनों जिस रिएक्शन में एक साथ हो रहे हैं उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे देखेंगे, हमारे पास एक और टॉपिक है, हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जिसमें कि क्या होता है, जो एलिमेंट वो खुद को रिड्यूस कर रहा हो, जो रिड्यूस हो रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर देखो, और अगर रिडक्शन है तो वहां पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट हम कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज कर रहा हो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हुआ होगा आपको। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जब करेंगे तो एक बार रिडॉक्स रिएक्शन भी देख लेंगे कि कैसे इसको निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल फूड। हम बाहर रख देते हैं खाना तो वो खराब हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, इसलिए वो खराब हो जाता है, इसलिए उसी को कहते हैं हम लोग रेंसिडिटी। किसी भी खाने में या फिर हम लोग कहते हैं फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड में जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ये अनप्लीजेंट स्मेल भी देता है और टेस्ट भी खराब आता है इसमें। चिप्स और बटर अगर ओपन रह जाते हैं तो क्या होता है, खराब रेंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन हो जाती है फूड की। और इसको हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख के, रेफ्रिजरेटर में रख के एंटीऑक्सीडेंट भी दे सकते हैं। उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो भी डाल के हम लोग इसको कर सकते हैं।
चलो अब इम्पोर्टेंस देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो हम लोग रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी केमिकल रिएक्शन है, इसलिए हमारे अंदर रेस्पिरेशन भी हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट जिससे खाना बनाते हैं वो भी किस वजह से हो रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। डाइजेशन हमारे बॉडी में जो फूड की हो रही है वो भी किस वजह से हो रही है, वो भी हमारी किसकी वजह से हो रही है, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है। इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रही है केमिकल्स की, वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है। कंक्लूजन नहीं, हाँ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो एक बार देख लेते हैं। देखो रिएक्शन जिसमें कि रिलीज होगी एनर्जी सिस्टम में से उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक, और रिएक्शन जिसमें अब्जॉर्ब होगी उसको हम लोग बोलेंगे, हीट अब्जॉर्ब होगी उसको हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक। जहाँ पे हमें हीट देना पड़ेगा, जिस रिएक्शन में हमें हीट देना है तो वो कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी वो खुद से मतलब प्रोडक्ट में हीट रिलीज होगी तो वो होगा हमारा एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम पढ़ते हैं कोरोजन के बारे में। देखो कोरोजन क्या होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द आयरन आर्टिकल आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन कोट when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on the copper and silver when a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid? It is said to be corrode, and this process is called corrosion. The black coating on the silver and the green coating on the copper is an example of corrosion. Corrosion causes damage to car body, bridges, iron railings, ship, and to all the objects made up of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. अब देखो इसमें क्या लिखा है, पूरे एनसीईआरटी का है ये, इसमें पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो रस्टिंग जो कोरोजन है उसको हम लोग, वो क्या है, ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्या हो जाता है, कोई भी मेटल का जो सामान होता है उसमें रस्टिंग हो जाती है। हम लोग इसको रस्टिंग कह सकते हैं आम भाषा में, कि रस्टिंग हो गई है किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरोजन। अब देखो किसी भी मेटल को अगर एक्सपोज करेंगे मॉइस्चर में या एसिड में तो उसमें क्या होगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, कोरोड, उसको हम लोग कोरोड बोल देते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। मतलब when a metal is attacked by a substance around it such as moisture या acid, उसको हम लोग कोरोड बोलते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, मस्टली बहुत ही अच्छे से याद करना है इसको, एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन कोरोजन एंड रस्टिडिटी विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, और देखो जो ब्लैक कोटिंग होती है वो सिल्वर के ऊपर होती है, ये भी याद रखना कि ब्लैक कोटिंग किस पे होती है, सिल्वर के ऊपर होती है। और जो ग्रीन कोटिंग होती है वो किसके ऊपर होती है, कॉपर के ऊपर होती है। ये कोरोजन के कुछ एग्जाम्पल हैं। और कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रिलीज और कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम है। और एवरी ईयर क्या होता है, बहुत सारे मनी एक्सपेंड होता है इसको रिप्लेस कराने में। तो यही है हमारा कोरोजन। यही था हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, यही था हमारा लास्ट टॉपिक। और इसके बाद एक आएगी एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, अभी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and subscribe the channel.